हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसा कि अमलगामेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्लास में, तो अमलगामेशन का ही टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है परचेज कंसिडरेशन? परचेज कंसिडरेशन वो प्राइस है जो ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है ट्रांसफरर कंपनी को। ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसफरर कंपनी कौन है? जो अमलगामेट हो रही है, मतलब जो लिक्विडेट हो रही है। और ट्रांसफरी कंपनी कौन है? जो कि लिक्विडेट हो रही कंपनी को टेक ओवर कर रही है। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगा कि ट्रांसफरी कंपनी ने जो प्राइस पे किया है ट्रांसफरर कंपनी को खरीदने के लिए, द परचेज कंसिडरेशन इज द प्राइस विच इज़ पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी, जो कि किसके द्वारा? ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा पे किया गया है। किसको? टू द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को। और किस लिए? फॉर द अमलगामेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अमलगामेशन के लिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने क्या बताया है कि कंसिडरेशन फॉर अमलगामेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड and payment made in the form of cash or other assets by the transferee company to the shareholders of transferor company। अब देखिए, ट्रांसफरर कंपनी कौन है? जो लिक्विडेट हो रही है। और ट्रांसफरी कंपनी कौन है? जो कंपनी नई बन रही है। तो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स अब किसके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी? उन शेयर होल्डर्स को या तो शेयर्स देगी या फिर उन शेयर्स के बदले कैश पे करेगी। तो शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। तो ट्रांसफरी कंपनी जब ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है या फिर उनको कैश पे करती है, तो वो जो टोटल है, एग्रीगेट है, वो क्या कहलाएगा? परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। It is thus clearly stated in AS 14 that purchase consideration would never include। AS 14 में क्या बताया गया कि परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा की गई पेमेंट किसको? डिबेंचर होल्डर्स को या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के लिए। जैसे कि एक कंपनी है ट्रांसफरर कंपनी, उसके डिबेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट की जा रही है या फिर जो उसकी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जा रहा है, किसके द्वारा? ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, वो चीज़ परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। जबकि इन्होंने ये बोला है कि लाइबिलिटीज़ जो होती हैं ट्रांसफरर कंपनी की, वो बताई जाती कि कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी ले रही है या कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी नहीं ले रही है। तो जिन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफरी कंपनी ने टेक ओवर किया है और पेमेंट करने के लिए एग्री है, तो वो जो पेमेंट की जाएगी लाइबिलिटीज़ के लिए, वो परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। वो पेमेंट जो लाइबिलिटी के लिए की गई है वो परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स बताए हैं हमें। पहला बताया है लमसम मेथड, सेकेंड नेट पेमेंट मेथड, थर्ड इज नेट एसेट्स मेथड एंड फोर्थ इज इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। तो फर्स्ट मेथड है हमारा लमसम मेथड। लमसम के बारे में कहीं पढ़ा होगा आपने कि इकट्ठी पेमेंट जो कर दी जाती, पेमेंट इन वन लोट, एक बार में ही सारी पेमेंट अगर कर दी जाए तो उसको लमसम पेमेंट बोला जाता है। तो अब देखते हैं कि इस मेथड के थ्रू परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाला जाता है। इन दिस मेथड transferee company makes a lump sum payment to the transferor company for amalgamating its business। इस मेथड में ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को लमसम पेमेंट करेगी। लमसम पेमेंट मतलब पेमेंट इन वन लोट, एक ही बार में सारी पेमेंट कर देगी कि हमने तुम्हारा बिजनेस खरीदा है, ये लो तुम्हारी ये पेमेंट बनती है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, कितने भी, एक ही बार में उन्होंने सारी पेमेंट कर दी।
फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए लिमिटेड परचेजेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्लियर करना ज़रूरी है कि कौन ट्रांसफरर कंपनी और कौन ट्रांसफरी कंपनी। जब तक आपके माइंड में ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होती है, जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने बोला है कि ए लिमिटेड परचेज कर रही है किसका बिजनेस, बी लिमिटेड का बिजनेस। तो ए लिमिटेड कौन हुई, ट्रांसफरी कंपनी, और बी लिमिटेड कौन हुई, ट्रांसफरर कंपनी। तो पेमेंट किसको करनी है, ट्रांसफरी कंपनी को, जो कि कौन है, ए लिमिटेड है। तो ए लिमिटेड कितनी पेमेंट कर रही है, बी लिमिटेड को 20 लाख पेमेंट कर रही है बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदने के लिए। तो एक ही बार में सारी पेमेंट कर दी, तो इसे क्या बोला जाएगा, लंपसम मेथड बोला जाएगा परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने का। यानी कि जितनी भी पेमेंट कर दी ट्रांसफरी कंपनी ने, जितनी भी पेमेंट कर दी है ट्रांसफरर कंपनी को, वो पेमेंट क्या कहलाएगी, परचेज कंसिडरेशन कहलाएगी। यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, ₹20 लाख। Second method is net payment method. As per Accounting Standard 14, purchase consideration is primarily based on net payment method. Purchase consideration किस पर बेस्ड होता है, net payment method पर बेस्ड होता है। देखिए net payment method में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। Under this method, purchase consideration is calculated as follows. All payments made for shareholders of the transferor company आर इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन। शेयर होल्डर्स को जितनी भी पेमेंट की गई है ट्रांसफरर कंपनी के, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, वो किस में ऐड होगा, किस में इंक्लूड होगा, परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा। जैसे कि अभी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बात चल रही थी, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया है, तो ए लिमिटेड है हमारी ट्रांसफरी कंपनी और बी लिमिटेड है हमारी ट्रांसफरर कंपनी। तो ए लिमिटेड ने बी के शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट की है, वो किस में ऐड हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन में, या यूँ कह लें कि वो क्या मान लिया जाएगा, परचेज कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। क्या बोला इन्होंने कि ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जितनी पेमेंट कर रही है, वो क्या बन जाएगा, परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। सच पेमेंट्स में बी मेड फॉर द इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड कैश। ये जो पेमेंट की जाएगी ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी हो सकती है। ये पेमेंट कैश में भी हो सकती है और ये पेमेंट शेयर्स में भी हो सकती है। Purchase consideration would never include the payments made to debenture holders and other outside liabilities, since these will be presumed to be taken over and then paid by transferee company. Purchase consideration में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया कि परचेज कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या इंक्लूड किया जाएगा, जितनी पेमेंट शेयर होल्डर्स को दी जा रही है या की जा रही है, या तो शेयर्स की फॉर्म में या फिर कैश की फॉर्म में। और सेकंड बताया कि परचेज कंसिडरेशन में जितनी पेमेंट ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा डिबेंचर होल्डर्स को की जा रही है या फिर अदर जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उनके लिए की जा रही है, तो वो चीज़ परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे कि मैंने किसी बिज़नेस को ख़रीदा है, मैं हूँ ए लिमिटेड और मैंने बी लिमिटेड को ख़रीदा है। मैंने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख में से सोचो मैंने 8 लाख के शेयर्स दिए हैं और 2 लाख मैंने कैश में दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने उनके लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया है जिनकी वैल्यू थी ₹5 लाख।
तो ये जो 10 लाख है जो शेयर से रिलेटेड पेमेंट है ये परचेज कंसिडरेशन में ऐड हो जाएगा, मतलब ये परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन जो मैंने 5 लाख एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की है ये परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं होगा, परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। द पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी फॉर द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन, कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा अगर लिक्विडेशन के कोई एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, मतलब देखिए ट्रांसफरर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, तो उस कंपनी को बंद करने के लिए अगर कोई खर्चे किए हैं ट्रांसफरी कंपनी ने तो वो भी परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सम अप हम ये बोल सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ क्या इंक्लूड किया जाएगा, जितना शेयर होल्डर्स को पे किया गया सिर्फ उतना, या तो शेयर्स के फॉर्म में या फिर कैश के फॉर्म में। अब इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया है, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि ए लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस खरीद रही है। अगेन ए लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है और बी लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी है। द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड includes trades payable for rupees 50,000, debentures for rupees 80,000 and 20,000 equity shares of rupees 10 each। 50,000 के ट्रेड पेबल्स रखे थे, 80,000 की डिबेंचर्स रखे थे और 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर था। ये था बी लिमिटेड का डाटा। अब इन्होंने बताया है कि ए लिमिटेड क्या क्या ले रही है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स ले रही है, डिबेंचर्स को भी रिडीम करने को तैयार है। रिडीम करना मतलब डिबेंचर्स को पेमेंट करने को तैयार है कौन, ए लिमिटेड। अब देखिए सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स ले रही है, यानी कि जो 50,000 पहले ए बी लिमिटेड को पे करने थे अब वो कौन पे करेगी, ए लिमिटेड पे करेगी। और डिबेंचर्स थे 80,000 के, तो डिबेंचर होल्डर्स को भी ये पेमेंट कौन करेगा, अब ए लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस थे ₹2500, ये भी कौन पे करेगा, ये भी ए लिमिटेड पे करेगी। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के इतने खर्चे पे ऑफ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कौन सा मेथड है, नेट पेमेंट मेथड है, जिसमें सिर्फ वही पेमेंट ऐड ऑन की जाती है, इंक्लूड की जाती है जो शेयर होल्डर्स के लिए की जा रही है। अब आगे की इन्फॉर्मेशन देखिए हमें क्या बोली है कि पेमेंट ऑफ ₹6 पर इक्विटी शेयर इन कैश एंड द इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इन ए लिमिटेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। अब देखिए शेयर होल्डर्स को ये कैसे दे रही हैं। 10 रुपये का एक शेयर था, 20,000 टोटल शेयर थे और 10 रुपये का एक शेयर था। इन्होंने 6 रुपये कैश में पे कर दिया है, 6 रुपये कैश में पे कर दिया। 20,000 शेयर्स और 6 रुपये कैश पे किया है तो कितना, 1,20,000 हो जाए। देखिए इन्होंने सोल्यूशन में लिखा भी है पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, इवन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैश पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। कितना कैश पे किया है, 20,000 शेयर्स हैं, हर एक शेयर पे 6 रुपये पे किए हैं, 6 रुपीज़ पे किए हैं, तो ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। अब है पेमेंट टू शेयर होल्डर्स इन शेयर्स। शेयर्स की फॉर्म में इन्होंने कैसे पे किया, इन्होंने बोला कि हर 2 इक्विटी शेयर्स के लिए इन्होंने एक शेयर इशू कर दिया। फिर से मैं लाइन पढ़ती हूँ, एंड द इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स। हर 2 इक्विटी शेयर्स के पीछे इन्होंने कितने दे दिए, एक इक्विटी शेयर दे दिया। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के बार आपको समझाती हूँ कि मैं बी लिमिटेड की शेयर होल्डर थी, बी लिमिटेड की मैं क्या हूँ, शेयर होल्डर। अब मैं शेयर होल्डर किसकी बन जाऊँगी अमलगामेशन के बाद, ए लिमिटेड की शेयर होल्डर बन जाऊँगी। जब तक मैं बी लिमिटेड में थी तो मेरे पास 2,000 इक्विटी शेयर्स थे। जब तक मैं बी लिमिटेड की शेयर होल्डर थी तब तक मेरे पास 2,000 इक्विटी शेयर्स थे। अब इन्होंने बोला कि ए लिमिटेड क्या करेगी, हर 2 शेयर के बदले एक शेयर देगी, यानी कि मेरे शेयर्स
आधे हो जाएंगे। पहले मेरे पास 2000 शेयर्स थे, अब ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बनने के बाद मेरे पास शेयर्स कितने रह जाएंगे, 1000 शेयर रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किए हैं, आधे शेयर्स इशू किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल शेयर्स कितने थे, 20,000, हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर इशू किया है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हाफ कर देंगे, कितने हो जाएंगे शेयर्स अब, 10,000 इक्विटी शेयर्स। इन 10,000 शेयर्स के बदले इन्होंने शेयर्स इशू कर दिए हैं और 1 शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो टोटल हो गया 1 लाख रुपीज़। अब शेयर होल्डर्स को जितना कैश में पे किया है और जितना शेयर्स में पे किया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आ जाएगा 2,20,000। तो ये हो जाएगा हमारा परचेज़ कंसीडरेशन। क्या हो जाएगा हमारा, परचेज़ कंसीडरेशन। ये था हमारा नेट पेमेंट मेथड। आज के लिए हम इन्हीं 2 मेथड्स को अच्छे से करते हैं। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहले तो हमने पढ़ा था लमसम मेथड। लमसम मेथड में क्या, पेमेंट इन वन लोड, एक ही बार में जो पेमेंट कर दी गई ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। और किसको पेमेंट की है, ट्रांसफरर कंपनी को। और किसके लिए पेमेंट की है, अमलगामेशन के लिए। जैसे कि मैं हूँ ए लिमिटेड, मैंने बी लिमिटेड को ख़रीद लिया और मैंने उनको बोला कि 20 लाख में मैं तुम्हारा बिज़नेस खरीदती हूँ, तो परचेज़ कंसिडरेशन 20 लाख हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, लंप सम मेथड कहलाएगा। फिर है सेकंड मेथड, नेट पेमेंट मेथड। इसमें हमने किसको इंक्लूड किया, सिर्फ और सिर्फ उस पेमेंट को इंक्लूड किया जो कि हमने किसके बदले की है, शेयर होल्डर्स के लिए पेमेंट की है। जितना शेयर होल्डर्स को दिया है, या तो कैश में या फिर शेयर्स में, केवल वही परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। इसके अलावा जितनी भी पेमेंट की गई है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के लिए, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये 2 मेथड आप कीजिए अच्छे से, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 मेथड्स जो रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से कीजिएगा इन टॉपिक्स को। थैंक यू।